तुम्हारा बाप से जाके पूछो। ये क्या तरीका है सर? आप जनता से बात कर रहे हैं, उससे जनता ने आपको चुन के। मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि जातिवाद से ऊपर उठिए, क्योंकि पहले तो जनता से अपील है कि पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, उसको 5 या 10 साल में बदल दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। मैं आपके साथ केशव कश्यप। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे में जनप्रतिनिधि लगातार जनता के संपर्क में है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां परंपरागत तौर पर बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसे में बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में बहुत ही अल्प समय में जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल हो चुकी है और वो है द प्लूरल्स पार्टी। द प्लूरल्स पार्टी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच बहुत ही कम समय में अपनी छाप छोड़ चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया हैं और उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। ऐसे में बोचहां विधानसभा क्षेत्र से पुष्पम प्रिया के द्वारा द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभिमन्यु कुमार को पार्टी उम्मीदवार बनाई है। आइए हम बात करते हैं अभिमन्यु जी से और पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरीके की विचारधारा के साथ वो बिहार चुनाव में इस बार सामने आई है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है अभिमन्यु जी, धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में। जिस तरीके से द प्लूरल्स पार्टी बहुत ही कम समय में बिहार के जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो अभी द प्लूरल्स पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं। तो द प्लूरल्स पार्टी के बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्लूरल्स एक ऐसी पार्टी है जिसका गठन एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति ने किया है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अनुपम सुमन, उनके द्वारा गठित की हुई पार्टी है, जिसमें पार्टी के कुछ मेन चुनिंदे मेंबर हैं जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और स्वयं पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो हैं वो लंदन से पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके आई हैं। तो इन लोगों ने प्लूरल्स पार्टी का गठन किया है और ये सब कहीं ना कहीं समाज में जो समाज में कुरीतियाँ हैं, इन सब को देखते हुए, इन सब से दुखी होके और इन सब को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने अपना अपना जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए थे, बड़े पद पे बैठे हुए थे सरकार में, उन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे करके और प्लूरल्स जैसी पार्टी का गठन किया है। और इस पार्टी में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी एजुकेटेड हैं और समाज में एक समाज को विकास की तरफ ले जाने की जज्बा रखते हैं। ऐसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब चूँकि आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि प्लूरल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, पूरे 243 विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो सब में सबका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उसमें कोई क्रिमिनल नहीं मिलेगा आपको, कोई बहुत बड़ा पूंजीवाद वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको, और ना ही किसी का पहले से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। वो सब एकदम से एक आम आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी जिनके अंदर समाज को बदलने की ताकत, क्षमता और हिम्मत है, जो चाहते हैं कि समाज बदले, ऐसे लोग प्लूरल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक बेदाग पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, जनता के हित में विकास के लिए आई है। अगर चाहती पुष्पम प्रिया मैडम तो वो लंदन से जैसे पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके आई हैं, खुद का फ्यूचर अगर उनको सेट करना होता तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ के एक बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठ सकती थी। अब चूंकि जान रहे क्वालिफिकेशन है उनका और चूंकि उनके पिताजी भी एमएलसी रह चुके हैं, तो लेकिन उन सब चीज़ों से पढ़े उन्होंने उन सब चीज़ को ख़त्म करते हुए यहाँ पे एक नई राजनीति की शुरुआत की और प्लूरल्स पार्टी का गठन किया। ये हम युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, बिहार के लिए बहुत। द प्लूरल्स पार्टी जिस तरीके से बिहार में कई सारी पार्टियां अभी जो है सो चुनावी मैदान में है, ऐसे में द प्लूरल्स पार्टी कितना अपना छाप छोड़ सकती है? देखिए, जितने भी पढ़े लिखे युवा लोग हैं, युवा मेरा कहने का मतलब कि सोच से युवा, ज़रूरी नहीं कि शरीर से युवा हो, जिसकी भी सोच है कि हम विकास, हमारे बिहार में विकास हो, वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सभी के दिलों में प्लूरल्स आज बैठ गया है और हर एक युवा के ज़बान पे नाम है प्लूरल्स का, पुष्पम प्रिया चौधरी का। पुष्पम प्रिया चौधरी के विचारों से लगभग युवा सहमत हैं और वो उन सभी युवा के नज़र में एक नई राजनीति उभर के आई है और लोग अब राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं राजनीति में, क्योंकि अब एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे।
सकारात्मक राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं यहाँ के युवा, तो प्लूरल्स अपना छाप छोड़ रही है लोगों के दिलों में। अभिमन्यु जी, आप राजनीति में आने से पहले क्या करते थे और राजनीति की तरफ आपका झुकाव किस तरीके से हुआ? देखिए, पिछले 10 साल से हम सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी सिनेमा में हम पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और अभी बीते कुछ वर्षों से मैं प्रोड्यूसर रह के भी, निर्माता रह के भी 1-2 फिल्मों का निर्माण कर चुका हूँ। आने वाले समय में भी मैं निर्माण करने वाला था सिनेमा का। लेकिन एक चीज़ हमेशा से इस पद पे आने के बावजूद एक चीज़ हमेशा से खलता था, वो है बाहर में रह के, बॉम्बे में रह के काम करना और वहाँ के लोगों द्वारा बिहारी शब्द कह के अपमानित करना। ये हमेशा से खलता था। हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे बिहार में कुछ ऐसा हो कि हमारे बिहार का नाम प्राउडली लिया जाए, लोग हमको बिहारी कह के अपमानित न करें, बिहारी कहे तो हमें सम्मान महसूस हो, ऐसा हो। तो अभी इस लॉकडाउन के दौरान प्लूरल्स पार्टी को जानने का मौका मिला और इस लॉकडाउन में मैं घर पे था, तो जानने का मौका मिला और मैं प्लूरल्स पार्टी से एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा। धीरे धीरे मैं प्लूरल्स में काम करता गया, लोगों को जोड़ता गया, लोगों से जुड़ता गया और मेरे काम को देखते हुए प्लूरल्स पार्टी ने भी मुझे बोला कि आप पार्टी का एक पद लेके आप पार्टी में रह के काम करिए। तो उस हिसाब से मैं पार्टी से जुड़ा, पॉलिटिक्स का हिस्सा बना। बिहार की राजनीति में उस समय सनसनी मच गई जब द प्लूरल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा जब उन्होंने खुद को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में जो यहाँ पर पुरानी पार्टियां थी उनके सामने एकाएक ये नई जो है सो सीएम कैंडिडेट के तौर पर जब इनको देखा जाने लगा, ऐसे में बिहार की जनता जो अभी पुष्पम प्रिया को बहुत हद तक नहीं जानती थी, उनके पास उनकी पहुंच नहीं थी, उन तक ये पार्टी कैसे अपनी पहुंच को बना पाएगी और अपनी पहचान को ले जाकर जाएगी? अपने निश्चिंत अपने काम के जरिए ये पार्टी जो है प्लूरल्स अपने अच्छे विचारों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। और आप देखते भी होंगे, अगर आप आज मेरे पास आए हैं तो रीजन है प्लूरल्स, क्योंकि प्लूरल्स ने लोगों के दिलों में वो जगह बना लिया है अपनी सकारात्मक राजनीति से। वो कभी किसी को टारगेट नहीं करती कि उसके अगेंस्ट बोलना है, उसके अगेंस्ट बोलना है। ये सिर्फ ये बोलती हैं कि हम जब राजनीति में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे। और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खुद को जो उन्होंने घोषित किया, तो असल में ये हम जैसे युवाओं के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक ऐसी लड़की आके और यहाँ की गंदी राजनीति को एक लात मार के भगा दिया, ऐसी गंदी राजनीति को साइड कर दिया और खुद को एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कह के हमारा मान बढ़ा दिया उन्होंने। हम जैसे युवाओं का मान बाहर के राज्यों में बढ़ा दिया। बिहार की राजनीति में कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन फैक्टर के तौर पे काम करती है, जिसमें जातिवाद भी है। जो सवर्ण और जो पिछड़ी जाति हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उसको लेकर के हमेशा जातिगत राजनीति की जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर पार्टी की क्या विचारधारा है? देखिए, पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स से बिल्कुल ऊपर उठ के है, जातवाद को बिल्कुल नहीं मानती। आज तक मुझे नहीं पता कि प्लूरल्स की जो प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, वो किस जात से आती हैं, और ना ही कभी पार्टी की तरफ से ये पूछा गया कि मैं किस जाति से आता हूँ। तो जात पात की ऐसी कोई बात नहीं है पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी में, प्लूरल्स में। दूसरी बात कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स शुरू से चलता आया है। मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठिए, क्योंकि कोई भी आपका नेता जो जात पात करता है और आपसे वोट लेके सत्ता में बैठ जाता है, वो आपके बच्चे को नौकरी नहीं देता है, ना आपके घर में रोजगार देता है, ना आपको घर देता है। वो सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपको जात पात में बांटते हैं और आपका वोट लेने के बाद में अब खुद को गद्दी पे विराजमान करके और आप ही का शोषण करते हैं। द प्लूरल्स पार्टी के राजनीति में आने का और इस बार के चुनाव में मेन जो विजन है वो क्या विजन है? देखिए, मेरा विजन तो क्लियर है कि मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी चाहिए यहाँ पे बिहार में, क्योंकि यहाँ किसी में वो क्वालिटी नहीं है जिसको मैं मुख्यमंत्री बना सकूं। इनफैक्ट मैं जो अभी इससे पहले वोट देता रहा, आज बड़ा ही वो मजबूरी में देता रहा, मैं कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन आज मेरे पास एक बेहतर ऑप्शन है पुष्पम प्रिया चौधरी के रूप में। और पुष्पम प्रिया चौधरी का विजन पूरा क्लियर है कि वो खुद बाहर जाके पढ़ाई करके आई हैं, उन्होंने भी सामना किया है उन सब चीज़ों का, जातिवाद का या फिर बिहारी शब्द उनसे उनको भी अपमानित किया गया। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक मिट्टी का प्रेम उनको बिहार वापस लेके आया और वो बिहार आके सिर्फ यही चाहती हैं कि बाकी अब जो बिहारी हों
वो अपने यहाँ ही पढ़े, अपने यहाँ ही लिखे, अपने यहाँ ही नौकरी करे और अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर जीवन दे सके, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। तो इसके लिए पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार आई। बिहार में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पार्टी राजनीतिक दल में एक बार सत्ता पर स्थापित हो जाती है, जनता के सामने मजबूरी होती है या फिर अन्य सारे कारण होते हैं जिसके कारण लगातार कई वर्षों तक वही सत्ता में बनी रहती है। जो नीतीश कुमार से पिछले 15 साल पहले भी देखने को मिला था कि राजद की सरकार लालू जी के नेतृत्व में यहाँ पर रही और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर से जनता के सामने इन्होंने लगातार 3 बार जो है सो सत्ता पर काबिज हुए। ऐसे में क्या बिहार अब बदलाव चाह रहा है और किस तरीके से पार्टी इसको मुख्य धारा से जोड़ेगी और जनता का समर्थन प्राप्त करने में की कोशिश करेगी? सबसे पहले तो जनता से अपील है कि पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, उसको 5 या 10 साल में बदल दीजिए, क्योंकि विकास तभी होगा जब दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा। यहाँ क्या होता है, सत्ता के लोभ में वो घमंड में चूर हो जाते हैं। जब एक आदमी को 15-15 साल तक आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, 40 साल तक आप विधायक बना देते हैं, तो वो पगला जाता है, घमंड उसके अंदर जो है भर जाता है, तो वो आपका विकास करना छोड़ के आपका शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि हर 5 साल में आप या फिर हर 10 साल में, अगर अच्छा काम कर रही है पार्टी तो 10 साल, या फिर नहीं अच्छा काम कर रही तो अगले 5 साल में बदल दीजिए। चाहे वो प्लूरल्स की पार्टी हो या फिर कोई भी दूसरी पार्टी हो, या फिर मैं विधायक हूं या फिर कोई भी विधायक हो। आप देख लीजिए कि बोचहां विधानसभा में 40 साल तक एक व्यक्ति ने राज किया है। मतलब 40 साल का मतलब होता है 8 बार विधायक बनना। अपने जीवन का 90%, मतलब अपने उम्र का 90% गद्दी पे बैठे हैं वो। जीवन एक आदमी का 70 से 80-85 साल होता है, जिसमें से वो 40 साल विधायक बन के बैठ गए हैं ऑलरेडी और फिर से वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी हालत ऐसी है कि वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। वो अगर मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं, हालांकि मोटरसाइकिल पे तो वो लोग बैठते नहीं हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी आलीशान गाड़ी है, लेकिन अभी चूंकि चुनावी दौर है तो वो लोग मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। 40 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद वो गरीबी दिखा रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमको वोट करिए। तो 40 साल तक लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या किया उन्होंने? हमको ये समझना रहेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि 40 साल तक किया क्या। हमको सिर्फ 5 साल मौका देना है। 5 साल में अगर हमको यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ शिक्षा का जो है स्तर बढ़ नहीं रहा है, हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ सड़कें, बिजली, पानी, घर, ये सब चीज़ ठीक नहीं हो रहा है, तो बदल दीजिए सरकार को। अगर आपकी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या आपकी विचारधारा यही रहेगी कि 5 साल पर जो है सो बदल देना चाहिए? प्लूरल्स 10 साल के बाद चुनाव ही नहीं लड़ेगी। हमारी प्रेसिडेंट कहती हैं कि प्लूरल्स 10 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर चुनाव लड़ेगी भी ना प्लूरल्स, तो उस वक्त मुख्यमंत्री की कैंडिडेट दूसरा होगा कोई। हम सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, अभी वर्तमान में 5 साल। अगर हमने 5 साल में काम नहीं किया और आपको 5 साल में हमने नहीं दिखा दिया, बिहार को एक प्रोग्रेसिव राज्य के बीच में नहीं लाके खड़ा कर दिया, तो फिर आप हमको बदल दीजिए। हम सिर्फ 10 साल तक ही राजनीति करने वाले हैं। 10 साल का ब्लूप्रिंट है हमारी नेता के पास में, हमारी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी के पास में 10 साल का ब्लूप्रिंट है कि बिहार कैसे आगे जाएगा। इस 10 साल में बिहार को लंदन बना देंगे। यहाँ का हर व्यक्ति रोजगार कर रहा होगा, हर व्यक्ति कमा रहा होगा, हर परिवार खुशहाल होगा। हर एक आदमी का बच्चा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी प्राइवेट स्कूल के मास्टर का बच्चा हो या फिर किसी सरकारी पदाधिकारी का बच्चा हो, उस सब का शिक्षा बराबर होगा। बिहार में जिस तरीके की राजनीति जो अभी चल रही है, वैसे में अभी जो युवाओं की मांग है, खास करके बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर है। और बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है कि युवा अब जो है सो जो वर्तमान विधायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उसके अगेंस्ट में कई सारे जगहों पर ये देखा गया है कि उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इस तरीके से कि यहाँ की जनता अब क्या चाह रही है, क्या मतलब बेरोजगारों को लेकर के और नए युवाओं को लेकर के पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी नेता हैं ये सभी मेढक हैं, चुनाव के वक्त में ही निकलते हैं बाहर। जो सत्ता में हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि जो सत्ता में है ही नहीं, जिनको मौका ही नहीं मिला, जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो 15 साल पहले थे, अगर अभी से 30 साल पहले से यहाँ की राजनीति गंदी हो गई है जैसा सुनता हूँ मैं, तो जो लोग पहले सत्ता में थे और वो फिर से आके कहेंगे कि मैं विकास करूँगा, तो उन लोगों पर भरोसा मत कीजिए।
तो ऐसे लोग आके वापस कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, तो ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध हो रहा है, जनता कर रही है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि ये वही आदमी है जिसको हमने सत्ता में बिठाया था, और उस वक्त इसने कुछ नहीं किया, और क्योंकि अभी चुनाव है तो हमसे फिर वापस वोट मांगने आ रहा है ये कह के कि हम विकास करेंगे। तो ऐसे लोगों का विरोध कर रही है जनता। और चूंकि प्लूरल्स पार्टी नई पार्टी है और एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग लेके आई है, तो हमारा समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमको बहुत समर्थन मिल रहा है, युवाओं का खास करके बहुत समर्थन मिल रहा है। बोचहा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे दिग्गज उम्मीदवार आपके सामने हैं। ऐसे में आपके द्वारा क्या रणनीति है और जनता का कितना समर्थन आपको अपने क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है? सर, ये जिनको आप दिग्गज कह रहे हैं ना, ये असल में चोर नेता है। चोर, इनको चोर बोलिए, दिग्गज मत बोलिए इनको, क्योंकि 40 साल तक इन्होंने सिर्फ चोरी की है, लूटा है, खून चूसा है जनता का। ठीक है ना? अगर ये इतने ही बड़े दिग्गज है ना, दिग्गज हैं अगर, तो बोचहा की जनता को दिग्गज बनाना चाहिए था, है ना? अगर 40 साल तक ये राजकीय हैं तो बोचहा की जनता आज दिग्गज होती ना, तो हम कहते कि हाँ वाकई आप दिग्गज नेता है, जिसने 40 साल में आपने जनता को दिग्गज बना दिया, इस बोचहा विधानसभा को दिग्गज बना दिया। ठीक है, ये सब चोर हैं, चूसते हैं, कभी इस पार्टी से टिकट ले लेंगे, कभी उस पार्टी से, कभी उस पार्टी से। इनकी ये दलबदलू हैं, जिधर देख ली खीर उनने गेली फिर, ये वाली बात है। जिधर देखा कि इधर से टिकट मिल रहा है इतने पैसे में, वो जाके टिकट खरीदते हैं, आते हैं, चुनाव में भी खर्चा करते हैं, आम जनता के बीच में दारू मुर्गा साड़ी बेचते हैं। जनता तो हमारी भोली भाली है, उनको भी समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि नेताजी हमारे पास आ गए हैं तो यही विकास है। क्योंकि लोगों को जब जो नेता 5 साल दिखता नहीं है, एक दिन दिख जाता तो उनको लगता है अरे यार तो यही विकास है शायद। असल में भोली जनता है ना हमारी बहुत। तो ये जो दिग्गज जनता है ना, ये चोर नेता है। ये अगर बोचहा का विकास करते ना, बोचहा को दिग्गज बना दिए होते हैं, तो हम कहते कि हाँ ये दिग्गज नेता है। अगर हमारे बोचहा में आप पंचायत लेवल पे जाके देखिए, एक पंचायत में अगर 20 युवा के पास नौकरी है सरकारी, या फिर 20 युवा ऐसा है जो किसी भी आईटी सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर से कमा के अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पा रहा है, तो हम फिर भी कह देंगे कि दिग्गज है। लेकिन सर पंचायत लेवल पे भी आप जाके देखेंगे ना, तो एक पंचायत में 13, 14, 12 वार्ड होता है, उन सबको मिलाएंगे तो उसमें से 20 युवा भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, जिनका परिवार अच्छा होगा। अच्छा, समाज की अभी सोच है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। ऐसे में आप एक युवा होते हुए राजनीति की तरफ झुकाव, क्या कारण रहा? देखिए, पहले तो हमने 10 साल तक स्ट्रगल किया है, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह स्ट्रगल करके सिनेमा इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम बनाया, एक हासिल किया मुकाम। मेरे पिताजी पॉलिटिक्स को हेट करते हैं, उनको नफरत है पॉलिटिक्स से, क्योंकि वो शुरू से पॉलिटिक्स को देखते आए हैं और उनको पता है कि इसमें बहुत गंदगी है। ठीक है, तो अभी जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये भी मैंने मेरे पिताजी से, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे बात करूँ कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने मेरे छोटे वाले भाई को रिक्वेस्ट किया था कि तुम जाके पिताजी से बात करो, उनको बताओ कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, हमको चुनाव लड़ना है, यहाँ की स्थिति को देख के मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे इस स्थिति को बदलना है। तो मेरे छोटे वाले भाई ने जाके पिताजी से रिक्वेस्ट किया था, तब जाके पिताजी ने बोला कि ठीक है तुम चुनाव लड़ो, लेकिन देख लो क्योंकि तुमने एक जगह 10 साल मेहनत किया है और तुम अपना सेक्टर छोड़ के अब थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे हो, अब थोड़ा बहुत नेम पे मिलने लगा है, तो तुम उसको छोड़ के वापस दूसरे सेक्टर में जा रहे हो, वहां फिर से तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पिताजी ने सीधा साफ तौर पे कह दिया कि तुम्हारा जीवन है, तुमको जैसा करना है करो, लेकिन फिर से तुम्हारा स्ट्रगल शुरू होगा। जनता जो है, उनके बीच में जो पहले के नेता है वो हैं, और वो लोग लगभग उनके हिसाब से आते हैं, वोट खरीद के बेच के जैसा भी करके अपना चले जाते हैं। अब चलो उनको मैंने बताया कि उनको मेरे भाई ने बताया पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में कि एक अच्छी पॉलिटिशियन आई है, अच्छा पॉलिटिक्स कर रही है, तो हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, उनकी हम लोगों को मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को समाज में लाने के लिए। तो फिर पिताजी ने बोला चलो ओके तुम चुनाव लड़ो, और मैं अपने चीज़ों को छोड़ के, जहाँ मैं एस्टेब्लिश हूँ, जहाँ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, कमा खा रहा था, उसको छोड़ के मैं राजनीति में आया हूँ। बोचहा की जनता अगर आपको विधानसभा भेजती है तो आप बोचहा की जनता और बोचहा विधानसभा के लिए आपकी मुख्य प्रायोरिटी क्या होगी, क्या आप करना चाहेंगे? सिर्फ 3 साल में बोचहा में 2 फैक्ट्री लगेंगी, चालू हो जाएंगी, लगेंगी नहीं चालू हो जाएंगी, और हर फैक्ट्री से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक फैक्ट्री से इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी।
जितनी भी गरीबी रेखाएं के नीचे वाले लोग हैं, जिनके पास आज भी झोपड़ी हैं, जिनको शौचालय के लिए जगह नहीं है, जिनके घर में शौचालय नहीं है, शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है, उससे बीमारी का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारी बीमारी भी होती है, तो उनको सबसे पहले 3 कमरे का पक्का मकान और एक शौचालय देंगे। जो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जो जीवन भर अपना हमारी सेवा में लगा दिए हैं, कौन बुजुर्ग? हम जो अन्न खा रहे हैं ना, वो उन्हीं बुजुर्गों की देन है। उन्होंने खेती किया तो हम खा रहे हैं, पूरा देश खा रहा है। उनको वृद्धा पेंशन के नाम पे क्या दिया जा रहा है? 400 रुपया। वो भी आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता है। तो हम उनका वृद्धा पेंशन 2600 रुपया कराएंगे। और हर घर की एक महिला को, चूंकि हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं, जब तक महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ेंगी, बिहार का विकास संभव नहीं है। ये इतिहास है। जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी, पुरुष अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पुरुष बाहर काम करता है तो महिला घर में काम करती है, तभी विकास होता है। तो हम महिलाओं को बराबर अधिकार देंगे और हर घर की एक महिला को एक नौकरी देंगे। नौकरी चाहे युवा को दें चाहे महिला को दें, सबका न्यूनतम वेतन, मतलब कम से कम वेतन 26,000 होगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो। जितने भी युवा हैं जो नौकरी करने के लायक क्वालिफाइड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम सरकारी नौकरी दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर उनको हम नौकरी नहीं दिला सकते हैं तो उनको हम लघु उद्योग कराने में मदद करेंगे उनकी, चाहे उनको लोन दिलाना हो या फिर उनको सलाहकार, स्पेशलिस्ट, बिना सलाहकार के कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, तो हम उनको जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उनको लोन दिला के एक सलाहकार भी देंगे, ताकि आप अच्छा काम करिए। क्योंकि आप जब काम करेंगे, जब आप एक उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो आप कम से कम अपने क्षेत्र के 5 लोगों को जॉब दे सकते हैं, 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अरे सर, जब तक कमाएगा नहीं आदमी तब तक डेवलपमेंट कैसे आएगा, विकास कैसे होगा? अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, वो खाएंगे नहीं अच्छा, पढ़ेंगे नहीं अच्छा, तो विकास कैसे होगा? जाति को वोट देने से विकास होगा क्या? आज तक लोगों ने जातिवाद किया ना, जाति को वोट दिया ना, क्या हुआ? जितने भी लोगों ने अपनी जाति को वोट दिया है, उनके बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं क्या? आज उनके बच्चे चमचा बन के घूम रहे हैं, हाथ में झंडा लेके। कहने में थोड़ा अपशब्द है, मतलब अजीब लगता है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? यही सच्चाई है। वो झंडा लेके सिर्फ पार्टियों के पीछे, रैलियों में, इन्हीं सब जगह पे नजर आते हैं। अच्छा, अभी जो नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के जो अभी निवर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर राजद एक बार फिर से सत्ता में आती है तो बिहार की स्थिति पुनः वो पिछले 15 साल के जैसे हो जाएगी, कि यहाँ पर जंगल राज फिर से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर फिर से भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा। और एक तरफ जो राजद के जो तेजस्वी हैं जी हैं, उनका तेजस्वी जी के द्वारा ये कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों को हम पहली कलम से लगभग 10,000 बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 10 लाख जो है सो बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। तो इस तरीके को ये क्या कहा जा सकता है? क्या ये चुनावी स्टंट है या सिर्फ? पहले आते हैं नीतीश कुमार पे। ये नीतीश कुमार जो है ना, बहुत ही निहायती और राजनीति का घटिया आदमी है। ये आदमी क्या करता है? अच्छा, 15 साल से ये आदमी सरकार में है। पहले इन्होंने गठबंधन किया किससे? लालू यादव से। जिस लालू यादव को आज ये दोषी ठहरा रहे हैं, उसी लालू यादव से गठबंधन करके ये जीते, है ना। और जिस बीजेपी के साथ ये आज वर्तमान में है, उस बीजेपी को कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं मिलूंगा। ये पलटू राम है। इसको ये एक ही कहावत कहता हूं मैं इन लोगों के लिए कि जिन्ने देख ली खीर उनने के लिए फिर। ये इस आदमी की नियति ऐसी है। इसको जिधर से लगेगा कि हम इधर से जीत के सत्ता में आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, उसके साथ जुड़ के सरकार बना लेगा। ठीक है, ये है नीतीश कुमार। और ये हमको तो डर लगता है। अभी नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे तो हमको ऐसा लगता है कि वो मरवा ही देगा हमको, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं ना। नहीं, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, ऐसा नहीं है। आप अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है। आप देखेंगे उनका चुनाव, तुम्हारा बाप से जाके पूछो ये क्या तरीका है सर, आप जनता से बात कर रहे हैं। उसी जनता ने आपको चुन के मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया। आप उस जनता को अपने बाप से पूछो। जनता तुम्हारा बाप है नीतीश कुमार, उस जनता ने तुमको चुना है। देखिए, बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी इन लोगों की गंदी राजनीति से। हम लोग सर युवा है, हमारा खून गर्म है, तो कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन बदल सकते हैं इस चीजों को। तो ऐसे हैं नीतीश कुमार, ये पलटू हैं। ये कभी किसी के साथ जुड़ेंगे, कभी किसी के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं तेजस्वी पे, राजद पे आते हैं आप। तो जो राजद, जो तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे पहली कलम से, तो आप आम जनता को पता होना चाहिए कि 1.25 साल तक राजद के जो तेजस्वी यादव हैं, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित रहे हैं। उनके पिताजी या फिर उनके परिवार में, मतलब राजद 15 साल इससे वर्तमान में सरकार में रही है ना। तो इन सब समय में आपने क्यों नहीं किया जो आज 10 लाख नौकरी आप आज देने की बात कर रहे हैं? वो पिछले 1.25 साल जब आप सरकार में थे,
आज आप एक दिन में पहले कलम चलाने की बात कर रहे हैं, तो 1.25 साल तक आपके हाथ में कलम था, तब आपने क्यों नहीं चलाया? उप मुख्यमंत्री होने के नाते आप कम से कम अगर 1 लाख लोगों को भी रोजगार देते ना, है ना, तो एक आप ये कहते कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो आज हमको आप पे विश्वास होता। आप तो यूथ हैं, आप तो युवा हैं, आपके साथ पूरा बिहार का युवा हो जाता। लेकिन आप लोगों जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। ये लोग स्टेज पे चढ़ के सिर्फ लंबी लंबी भाषण फेंक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर करना होता तो सभी सत्ता में थे, सब लोग सत्ता में हैं, करने को सब कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं करता। ये लोग अभी क्या होगा ये जितना बड़ा बड़ा छीट रहे हैं, एक कानून ऐसा आ जाए कि जो लोग वादा कर रहे हैं चुनाव के पहले, जिनका मैनिफेस्टो है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके आधार पे अगर केस होने वाली बात हो, एक सरकार को नियम निकालना चाहिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप पे एफआईआर होगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी नेता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सब के सब जेल में होते। ऐसा है नहीं। ये लोग क्या करते, छींट लेते, फेंक देते, जितना फेंकना होता है फेंक के पद पे स्थापित हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, मस्त एसी में लेते हैं हवा, शाम को पीते हैं दारू, खाते हैं मुर्गा, एंजॉय करते हैं, अपना जिम जाना होता है जिम जाते हैं, घूमना होता है लंदन पेरिस, एकदम अपने प्राइवेट हवाई जहाज से जाते हैं, घूमते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता जो है वो बाढ़ से त्रस्त है, गर्मी से परेशान है, पतझड़ से परेशान है, कि सुखाड़ से परेशान है, कि उनके घर में खाने को अन्न नहीं है, कि बारिश में उनका घर चू रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि युवा बेरोजगार होकर सड़क पे डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ कौन युवा मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो की मुख्य बातें क्या हैं? हमारी पार्टी सिर्फ एक ही बात कहती है कि हम विकास करेंगे। विकास कैसे करेंगे हम वो दिखाना चाहते हैं। हमारी जो मैडम है, जब वो आई पॉलिटिक्स में, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले दौरा किया था बिहार में जितनी भी मिल्स, जितनी भी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, है ना, उनको चालू करने की। रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, बहुत ही बड़ा साधन है। इतना बड़ा साधन है कि जो बिहार के हमारे मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उसमें से एक भी मजदूर बाहर काम नहीं करने जाएगा, और बल्कि बाहर के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे। इतना बड़ा साधन है हमारे यहाँ रोजगार का। लेकिन ये दोनों सरकारें जो आई हैं बीते 30 वर्षों में, इन्होंने इन सभी मिल्स को बंद कर दिया, सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। तो क्या हुआ, रोजगार खत्म हो गया। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बिहारी मिलेंगे। वहां पे क्या करते मिलेंगे, कोई भी बिहारी आपको वहां मिलेगा ईंटा ढोते हुए, घर बनाते हुए, प्लास्टर करते हुए, शौचालय बनाते हुए, या फिर किसी फैक्ट्री में भूजा पैकेट पैक करते हुए, कहीं स्टील का बर्तन बनाते हुए, यही सब मिलेंगे। क्योंकि छत्रवाद की समस्या से हम जूझ रहे हैं। यही सब चीज़ें सर, हमारे यहाँ जॉब तभी आएगा। मैडम कहती हैं कि जितने मिल्स बंद हैं, हालांकि बहुत पुराने हो गए, 30 साल तक हो तो जर्जर हो गए हैं, उसमें से कुछ चालू नहीं हो सकता है, जिसको नया बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनको रीओपन किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस। हाँ, तो उस हिसाब से सबसे पहले हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा उस मिल्स को चालू करना। हमारा सबसे पहला काम, हमारी मैडम कहती हैं कि सबसे पहला काम होगा वो मिल्स चालू करना। उसके बाद युवाओं को जो शिक्षित हैं डायरेक्ट उनको नौकरी देना। ये नहीं कि हम आपको अपने पदाधिकारी उसके पदाधिकारी द्वारा हम आपको नौकरी पास करेंगे। आप डायरेक्ट हमारे पास चीज़ें भेजेंगे, हम यहाँ से फाइनल करेंगे। आप अगर आप उस लायक है तो आपको जॉब मिलेगा। आपको 1 रुपया किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समुदाय से आते हैं, किस जाति से आते हैं, हर आदमी को मिलेगा। हालांकि जो लोग निचले तबके के लोग हैं तो वो लोग थोड़ा शिक्षा में उनको चूंकि नहीं मिल पाया है, तो एक उनके लिए प्रेफरेंस रहेगा, एक उनके लिए सहायता रहेगी अलग से। लेकिन जो भी लायक है उनको नौकरी मिलेगी। जो अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको लोन दिलाएंगे, है ना। और गरीबी रेखाओं के नीचे जितने भी लोग हैं, जितने परिवार हैं, उन सभी परिवार में एक महिला को नौकरी, सरकारी नौकरी, और 3 कमरे का एक पक्का मकान, शौचालय। जितने भी वृद्ध हैं, जो लोग हैं जो देश की सेवा करते रहे, किसानी करते रहे, उनको 2600 रुपया कम से कम वृद्धा पेंशन। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जनता को न राशन लाने के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, न कोई फॉर्म बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी करने के लिए ना अपने नेता से मिलने जाने के लिए कहीं कोई जरूरत उनको जानी पड़ेगी। उनको सिर्फ एक फ़ोन करना है, उनके घर पे हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी होगा, वो उनका सारा काम करके आएगा। बल्कि हर चीज़ का फॉर्म भरने हमारा लोग गांव में जाएगा, वहाँ पे फॉर्म भरेगा और वहीं पे उनको सारी लाभ, सारी सुविधाएं पहुँचाएंगे। उनको तकलीफ की
एक भी तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी झेलने की गुंजाइश नहीं है। अभिमन्यु जी, आप बोचहा विधानसभा से द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अंत में आप जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे बोचहा विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे का भविष्य मत बेचिए। आपके बच्चे का भविष्य मत बेचिए, न मुर्गा से, न दारू से, न एगो साड़ी से, न एगो रेडियो से। जितने भी नेता हैं ये सब चोर आपके पास आते हैं, जो पहले जीत चुके हैं और फिर आपके पास आते हैं और झूठे वादे करते हैं इनके, और ये आपको पैसे से खरीदना चाहते हैं। इस बार तय कर लीजिए कि आपको जो खरीदने आएंगे उसको वोट नहीं देना है, कम से कम उसको तो नहीं देना है जो आपको खरीदने आ रहा है, क्योंकि वो आपको खरीद ही इसीलिए रहा है ताकि आपको 5 साल बेच सके। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, नए लोगों को वोट दीजिए, प्लूरल्स को वोट दीजिए, क्योंकि प्लूरल्स का हर एक उम्मीदवार एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और उसको आम जनता की समस्या का अंदाजा है और आम जनता की समस्या का निवारण है उनके पास में। तो प्लूरल्स को वोट करिए। तो ये थे बोचहा विधानसभा क्षेत्र से द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अभिमन्यु कुमार। इन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी की विचारधारा, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश डाला। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। आने